Assalamualaikum students. वालेकुम सलाम मैम। मंडे वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कौन सी प्रोग्रामिंग की थी? क्लास किसी को याद है कि हमने जो लास्ट लेक्चर जो मंडे को हुआ था उसमें क्या पढ़ा था? तो कौन सा टॉपिक मैंने आपको करवाया था, किस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम की थी? मुझे ऐसे फील होता है जैसे आप लोग क्लास ज्वाइन करके, मीटिंग ज्वाइन करके और खुद गायब हो जाते हैं। मैम हमने वर्किंग इफ एल्स वाली इफ की थी। इफ एल्स वाली की थी, उसके अलावा इस वाला लेक्चर मैंने दोबारा से रिपीट किया था, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने जी नहीं लिया मैम। था और सीआर ने मुझे कहा था कि रिपीट कर दें, और उसी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग जितनी भी बुक्स में थी सारी मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, ठीक है। और अब जो है आज इफ एल्स इफ वाला टॉपिक है। इफ एल्स मीन कि अगर एक चीज हमने यहाँ पर अब बहुत सारा स्ट्रक्चर देना है रिलेटेड टू, ऊपर जो हमने किया इफ वाला स्टेटमेंट, इफ वाला स्ट्रक्चर, उसके अंदर जस्ट ये था कि अगर एक प्रोग्रामिंग ठीक है तो ओके है, अदरवाइज उसकी जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली वो एग्जीक्यूट होगी कंडीशन 1 कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग। एक कंडीशन जो सबसे पहले इफ वाली थी, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। इफ वाली के अंदर हमने ये किया था कि अगर हमारे पास जो हमने कंडीशन दी है वो ठीक है तो हमारे पास आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। दो स्टेटमेंट की कंडीशन थी या एक थी, भाई ये कंडीशन ठीक है तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। और उसके बाद इफ एल्स इफ में था कि हम एक कंडीशन देते हैं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हम सेकंड वाली पे चले जाएंगे। सेकंड वाली नहीं तो थर्ड वाली, फोर्थ वाली, जितनी भी स्टेटमेंट थी वो सारी की सारी वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हुए उसका स्ट्रक्चर जो था वो डिफाइन हो रहा था। बट नाउ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, रिलेटिव टू सेम वही है, बट इसके अंदर डिफरेंट है। इसके अंदर हम बहुत सारी कंडीशन देते हैं। अगर तो कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होती है, लाइक फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो हम उससे नेक्स्ट वाली कंडीशन पे नहीं जाएंगे, हम उसको बिल्कुल भी चेक नहीं करेगा प्रोग्राम। फ्लो चार्ट में भी हम इसी वे में बनाएंगे कि प्रोग्राम उसको बिल्कुल भी चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली ही लास्ट वाले जो रिजल्ट है जो इफ एल्स स्टेटमेंट से निकल के बाकी वाली स्टेटमेंट आती है उस पर चला। ठीक है, अब इसको मैं ब्रीफली यहाँ पे डिफाइन करूंगी, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग को। मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। If else if statement can be used to choose one block of statement from many blocks। हम यहाँ पे बहुत सारे blocks के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स देंगे। जैसे लास्ट पे हम लोगों ने एग्जांपल की थी कि हमारे पास फॉर द एग्जांपल कि हम कोई सा भी नंबर देते हैं तो नंबर जो है वो ग्रेटर देन जितना भी हमने कंडीशन दी होगी, लाइक ग्रेटर देन 10 है तो ठीक है, लेस देन है 10 है तो उसकी कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हमारे पास जो इज इक्वल टू वाली है वो स्टेटमेंट होगी। ठीक है, बट यहाँ पर अब डिफरेंट कंडीशंस हैं, इसमें एक ही कंडीशन नहीं है। इफ अगर ये कंडीशन ठीक है तो अदरवाइज हम सेकंड पे चले जाएंगे, लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि सारी कंडीशन जो है वो रन होंगी। यही चीज यहाँ पे डिफाइन किया है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मेनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट। हम यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स में से स्टेटमेंट देंगे लेकिन एक ही यहाँ पे चूज होगी। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड only one block of statement should be executed on the basis of condition। कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो भी कंडीशन यहाँ पे डिफाइन होगी उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी जाएंगी। स्टेटमेंट्स को हम सेट ऑफ ब्रैकेट्स में लेंगे, जो ब्लॉक्स कहलाएंगे वो ब्लॉक्स जो है वो स्टेटमेंट के ब्लॉक्स कहलाएंगे। लाइक यहाँ पर इसने फ्लो चार्ट बनाया हुआ, फ्लो चार्ट में हमारे पास है ऊपर से जो भी हमने प्रोग्राम मेंशन किया, ठीक है, उसमें कंडीशन 1 दी है, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट का जो एक ब्लॉक है वो यहाँ पे है, उसके बाद कंडीशन 2 है, उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक 2 आ जाएगा। कंडीशन ऑन इसी तरह जितनी भी कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ब्लॉक्स आ जाएंगे। लाइक
फर्दर उससे आगे जितने भी बेस आएंगे वो सारे सारे n+1 में उतने का यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे जितने भी ब्लॉक्स होंगे। अब इसकी वर्किंग किस वे में होगी, उससे पहले इसका सिंटैक्स है। The syntax of this structure is if condition this स्टेटमेंट का जो ब्लॉक का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा जो कंडीशन 1 से रिलेटेड है। इफ कंडीशन दिस इज फॉल्स देन एल्स कंडीशन पे चलेंगे। एल्स इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका ब्लॉक जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जो हम पीछे वर्क करते आए हैं उसमें ये था कि इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई तो हमारे पास ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई, जो भी यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट हम देते हैं एक स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट में चले जाएंगे। बट यहाँ पे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर कंडीशन बाय कंडीशन है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी सिर्फ उसी का ब्लॉक जो है, उसी के स्टेटमेंट का ब्लॉक जो है वो सेटिस्फाई होगा, एग्जीक्यूट होगा, और हम लास्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद वाली कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जितनी भी रह जाएंगी। जो ऊपर हमने किया था इफ एल्स स्टेटमेंट, उसमें ये था कि अगर पहला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो दूसरा वाला होगा, हम दूसरे पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर पहला वाला हो गया ठीक है, हम दूसरे तीसरे किसी पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली एंड पे चले जाएंगे। अगर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ तो वहाँ पे 4 5 कंडीशन के साथ अगर स्टेटमेंट दी है, पहली ट्रू है तो ठीक है, सेकंड नहीं ठीक तो सेकंड पे चले जाएंगे, सेकंड ठीक है तो हम थर्ड वाली को भी स्पेसिफाई करते हैं, चेक करते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग जो है उसको चेक करती है, अदरवाइज वन पे चली जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, डिफरेंट वर्क है थोड़ा सा रिलेटेड टू इफ एल्स इफ ही है इसमें, और इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। वर्किंग ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, अब इसकी वर्किंग अगर अंडरस्टैंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको इसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करने में, इसकी प्रोग्रामिंग करने में कोई भी इशू नहीं होगा। द टेस्ट कंडीशन इन इफ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल alternatives are executed in sequence until a true condition is reached। तो इफ एल्स स्टेटमेंट की कंडीशन है उसमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हम डिफाइन करते हैं, वहां तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक हमारी कंडीशन जो है हम अपनी करेक्ट कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते। इफ अ कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, तो उस कंडीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और बाकी जितने भी रिमेनिंग वाले ब्लॉक्स होंगे वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लास्ट पे चला जाएगा, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बट इफ अ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप, अगर इफ एक कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो ब्लॉक स्टेटमेंट का दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली ही कंडीशन के तौर पे स्किप हो जाएगा, उसके अंदर वर्क करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली एंड होगा, हमारा रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर जाएगा। द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, अगर तो तमाम कंडीशन फॉल्स हैं तो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, लास्ट वाली एल्स के बाद जो स्टेटमेंट हमने ये कंडीशन जो भी दी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा अगर ऊपर ही ट्रू हो जाता है फंक्शन तो बाकी वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर दिस प्रोग्रामिंग, यहाँ पर इफ एल्स इफ से रिलेटेड प्रोग्रामिंग दी हुई है, ये ज़्यादातर यूज होती है सिंपल ऑफिस वर्क के लिए, क्योंकि वहाँ पर बार बार जो है वो प्रोसीडिंग वर्क नहीं किया जाता, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके कैलकुलेशन नहीं की जाती। लाइक हमने अगर ग्रेड वगैरह कैलकुलेट करना है तो ये बहुत टफ हो जाएगा कि हम 1 बाय 1 नंबरिंग हर सब्जेक्ट की चेक करें फिर हम उसको ग्रेड में कन्वर्ट करें। जैसे आप लोगों के ग्रेड्स हैं, हम लोगों के लिए बहुत आसानी है, हम पोर्टल पे आप लोगों के मार्क्स अपलोड करते हैं, आप लोगों के सेपरेट मार्क्स होते हैं कि आपके असेसमेंट के क्या मार्क्स हैं, आपके मिड के मार्क्स क्या हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स क्या हैं, फाइनल मार्क्स क्या हैं, तो ऑटोमेटिकली ही ग्रेडिंग उसकी हो जाती है, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर इस टाइप का क्रिएट किया हुआ है IT वालों ने कि ऑटोमेटिकली ही सॉफ्टवेयर में जैसे ही हम आपके नंबर वगैरह ऐड करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ही हर स्टूडेंट्स का बायोडाटा फिल है, जो कि रोल नंबर और नेम के साथ ऑटोमेटिकली बाकी बायोडाटा खुद ही से आ जाता है जब आप ऑनलाइन अपना फॉर्म एडमिशन के लिए फिल करते हैं, बाकी डाटा आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाता है। हर एक स्टूडेंट का डाटा खुद से ऐड नहीं करना पड़ता IT वालों को, सिर्फ रोल नंबर जो साइन करने पड़ते हैं वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही साइन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एक स्टूडेंट को पकड़ के एक एक रोल नंबर दिया जाता है, एक सीक्वेंस लेके उसकी स्टार्टिंग की जाती है हर क्लास वाइज, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है सारे के सारे पोर्टल से तमाम स्टूडेंट्स को। यहाँ पर भी ज़्यादा जो डाटा दिया जाता है वो इसी वे में दिया जाता है कि वर्क को पॉसिबिलिटी जितना भी सिंपल किया जा सकता है उतना हम सिंपल कर सकते हैं। Write a program that input test score of a student and display his grade according to the following criteria।
क्राइटेरिया ही नीचे दिया हुआ है। इसके रिकॉर्डिंग हमने एक इनपुट स्कोर की स्टूडेंट की स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, और ग्रेडिंग जो है वो हमने अंदर ही प्रोग्रामिंग में मेंशन करनी है। हम जो भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग जस्ट स्क्रीन पे हमारे पास रिजल्ट आएगा कि स्टूडेंट का ये रिजल्ट है, यानी कि इसका ये ग्रेड है। अदरवाइज जो है अगर हम इसकी टोटली हट के नंबर देंगे तो फॉल्स के साथ जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने जो भी टेस्टिंग स्कोर दिए हुए हैं, ग्रेड दिए हुए हैं, इसको हमने प्रोग्रामिंग में टाइप करना है, और इसकी टाइपिंग कंडीशन यही है यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमने जो नंबर खुद से ऐड करना है उसके लिए हमने इनपुट सोर्स के लिए उसको छोड़ देना। फ्लो चार्ट भी साथ में अगर आप देखें तो यहाँ तक में मेंशन किया हुआ है। और क्लास एक बात और कि जो प्रोग्रामिंग के साथ जैसे फ्लो चार्ट बने हुए हैं, ये फ्लो चार्ट भी आपको बनाने आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग ही दी जाए, प्रोग्रामिंग के साथ साथ फ्लो चार्ट भी दिए जा सकते हैं। प्रैक्टिकल में कुछ भी वर्क हो सकता है, और प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होगा कि आपने लैपटॉप ऑन करके और प्रैक्टिकल दे देना है। इसमें प्रैक्टिकल जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिकल पेपर भी होगा जिसे आपने लिख के प्रोग्रामिंग को बताना है पेज पे पूरा। प्रोग्रामिंग में तो हम टाइप कर देते हैं, लैपटॉप सामने सामने टाइप कर देते हैं, कोई भी वर्डिंग अगर आगे पीछे हो जाती है तो वो रन नहीं होता, हमें पता चल जाता है। लेकिन वहाँ पे आपने सारे कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए लिखना है। तो इसलिए साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, फ्लो चार्ट्स की भी प्रैक्टिस करें। फ्लो चार्ट जो है पहले चैप्टर के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है कि किस चीज़ को हम किस चीज़ के लिए डिनोट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एरोस लगा के हमने जस्ट उसको डिफाइन करना है। अब आगे जो है वो प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, इंक्लूड iostream.h और pony.h, और उसके अलावा मुझे याद आ गया यहाँ से हेडर फाइल से चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, उसके आई थिंक 7 या 8 पेजेस हैं जो रिलेटेड टू स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, इसीलिए मैंने इसे स्किप किया है और इसीलिए कहा है कि आप लोगों ने इसे खुद से करना है। इसमें हीडर फाइल्स ही हैं, उसको आपने खुद से करना है। एज ए असेसमेंट उसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, और एज ए प्रेजेंटेशन जो है वो इंशाल्लाह आज आप लोगों को पता चल जाएगा। ग्रुप वाइज में प्रेजेंटेशन दे दूंगी आप लोगों को। अब आगे प्रोग्राम के अंदर इंटीजर्स ही होते हैं नंबर, हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म इंटीजर स्कोर, क्लियर, स्क्रीन आउट, एंटर योर टेस्ट स्कोर। जो भी टेस्ट स्कोर हमने एंटर करना है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। सेम इनपुट हमसे वो मांगेगा जो हमने लैपटॉप रन प्रोग्राम करते हुए कीबोर्ड से देनी है। वो हमारे पास जो भी स्कोर्स आएंगे, अगर वर्ड चाहते हैं स्कोर तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इफ स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 90, ये सारा ऊपर स्ट्रक्चर दिया होगा आपको, सिर्फ आपने प्रोग्रामिंग टाइप करनी है। इफ स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 90, और आपने जो भी स्कोर दिए हैं वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 90 है, तो रिजल्टेंट के तौर पे स्क्रीन पे योर ग्रेड इज ए एंटर हो जाएगा, और बाकी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। दैट मीन कि आपने जस्ट यहाँ तक ही इसको स्टॉप कर देना। लेकिन अगर आप लोगों ने नंबर जो है वो डिफरेंट दिए हैं, उसके साथ यहाँ पे देखें ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ कंडीशन पे चले जाएंगे। स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 80, उसके लिए ग्रेड जो है वो बी डिनोट किया हुआ है। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर एंड इक्वल टू 70, तो उसके लिए हमारे पास योर ग्रेड इज सी। 60 के लिए ग्रेड जो है वो डी। एल्स, और अगर ये सारी की सारी स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो योर ग्रेड इज एफ, तो आपका जो ग्रेड है वो एफ आ जाएगा, लास्ट वाली कंडीशन पे आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग एंटर योर टेस्ट स्कोर एंटर किया यहाँ पे 74 किसके अंदर आ रहा है, 4 ग्रेटर एंड इक्वल टू 70, तो ग्रेड आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जो इफ एल्स स्टेटमेंट थी उसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट का वर्ड इसलिए यूज करें, जो स्टेटमेंट के अंदर आ रहा था कि इफ कंडीशन दिस स्टेटमेंट फर्स्ट सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। इफ एल्स इसमें है, यहाँ पर कंडीशन भी हमने डिफरेंट देनी है कि इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई सो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज वी विल कन्वर्ट आवर प्रोग्राम ऑन द सेकंड कंडीशन, जो कि ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग में यहाँ पे कन्वर्ट करनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोग्राम नंबर 5.13 यानी कि 13 जो है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये थोड़े से रियलिटी से हैं रिलेटेड टू प्रोग्राम, क्योंकि जो बिल्स वगैरह आते हैं वो कैलकुलेट नहीं किए जाते खुद से, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कैलकुलेट करती है। वो इसी बेस पे होते हैं जिसमें अगर आप यूनिट्स वगैरह को काउंट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट आर एज फॉलोज। अब रेट इस फॉर्म में होता है और इसी फॉर्म में ही रेट जो है वो आता है। इफ यूनिट द यूनिट कंज्यूम्ड आर less than equal to 300, then the cost is rupees 2 per unit.
If the units consumed are greater than 300 but less than and equal to 500, तो then the cost of रुपीज़ जो है वो 5 पर यूनिट के हिसाब से ऐड होती है। और इसी वे में जो बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अगर आपने कभी नोट किया हो तो इसी तरह आते हैं। 300 के ऊपर जो पर यूनिट के हिसाब से जो चल रहा है, यहाँ पे तो 2 रुपीज़ लिखा हुआ है, आई थिंक 100 के 15-16 रुपीज़ चल रहा है अभी। उसके हिसाब से 300 से लेस है, जिसका बिल 300 यूनिट से लेस आता है, उसका बिल जो है वो पर यूनिट 16 या 17 जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से आता है। लेकिन जैसे ही अगर आप देखते हैं 300 से अबव आता है, तो उसको अगर आप 12 या 16 से मल्टीपल करते हैं तो वो अमाउंट मजीद ज़्यादा आती है, वो 15 के हिसाब से नहीं आती। इसका रेट जो है वो डिफरेंट होता है, वो रेट मजीद बढ़ाया जाता है, वो 5 पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे। और अगर 500 से भी ज़्यादा एक्सीड कर गए यूनिट तो पर यूनिट के हिसाब से 7 रुपीज़ जो है वो कैलकुलेट होता है। अब ये दिया उसने यहाँ पर सारी कंडीशंस कि कितने कंज्यूम किया, उसके हिसाब से पर यूनिट क्या है। अब नीचे जो फंक्शन के अंदर उसने सेकंड कंडीशन लगाई है, अलाइन रेंट ₹150 इज आल्सो एडेड। लाइन रेंट भी ऐड होता है, जो तार, जो लाइन रेंट बेसिकली बिजली की जो तार हम यूज कर रहे थे उसके हिसाब से आता है। उसका लाइन रेंट जो है 150 हमेशा हम हर बिल के अंदर देते हैं। टू द टोटल बिल एंड सर्च जो सर चार्जेस होते हैं वो ₹5 के हिसाब से यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा के चार्जेस होते हैं। इफ द बिल एक्सीड ₹2000 से ज़्यादा हो गए तो 5% जो है वो मजीद बढ़ जाता है। कैलकुलेट द टोटल बिल विद ऑल द कंडीशन गिवन बिलो। जो भी बिल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे या जो भी इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से आप लोग इनपुट देंगे कि कितने जो यूनिट्स हैं कंज्यूम जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर आपके पास बिल आ जाएगा, क्या बिल बन रहा है। अब यहाँ पर हमने अपना बिल जो है मेंशन करने के लिए सबसे पहले उसकी कंडीशंस देनी है। इंटीजर यूनिट्स बिल जो है वो फ्लोटिंग में आएगा क्योंकि परसेंटेज ऊपर आई है, परसेंटेज के हिसाब से जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, इसलिए बिल जो है रिजल्टेंट पे हमारे पास जाएगा फ्लोटिंग नंबर्स में आएगा। क्लियर स्क्रीन काउंट एंटर यूनिट कंज्यूम, जितने भी यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, एंटर यूनिट। उसके बाद अब कंडीशंस लगानी है कि हमने जो भी बिल देना है वो तो हमने कंज्यूम करने के बाद में हमने पहले लिखना है प्रोग्राम। इफ यूनिट्स ग्रेटर देन 500 बिल मल्टीपल किसके आएगा, यूनिट मल्टीप्लाई 7। इफ एल्स इफ के साथ अगर तो हमने 500 की कंडीशन नहीं दी, 300 के लिए, तो उसके यूनिट किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 से। एल्स अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई 2। और उसके बाद लास्ट पे है बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 150 जो उसके अंदर लाइन रेंट है। और लाइन रेंट के अलावा लास्ट पे है इफ बिल ग्रेटर देन 2000। और जब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद कहता है बिल जो है वो 2000 से ग्रेटर हो जाता है तो इसके ऊपर 5% जो है वो सरचार्ज लगेगा। तो 5% सरचार्ज जो है वो हमने उसका फार्मूला यहाँ पे लगाना है, लेकिन उसके लिए पहले कंडीशन लगानी है बिल इज ग्रेटर देन, तो बिल इज इक्वल टू बिल प्लस बिल मल्टीप्लाई 5% निकालना है। परसेंट के लिए हमें 100 से उसको डिवाइड करना है, फ्लोटिंग नंबर में आंसर आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे टोटल बिल और हमें रिजल्ट आ जाएगा जो भी हमने यहाँ पे टोटल बिल कंज्यूम किया हुआ था वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। मैम लेकिन इसका सीक्वेंस हाँ जी, मैम इसका सीक्वेंस समझा दें कि कब एल्स इफ आएगा और कब खाली एल्स आएगा और कब इफ आएगा। इसमें ऊपर जो देखें कंडीशंस दी हुई है, मैं बिल्कुल दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये कंडीशंस दी हुई हैं। एक ही चीज के लिए, एक ही चीज को कैलकुलेट करने के लिए ये 3 डिफरेंट कंडीशन है। हमने यहाँ पे नंबर देना है, वो कहता है अगर वो नंबर ग्रेटर होगा, लेस होगा या इक्वल होगा या ग्रेटर देन 500 होगा, तो ये तीनों कंडीशन जो है इन नंबर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो ये एक ही प्रोसेस है। और आगे जो ये नीचे लिखा हुआ है लाइन रेंट फॉर दिस, ये एक सेपरेट वर्क बन जाता है। अब मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ कि ये कैसे सेपरेट वर्क बनता है। देखिए, सबसे पहले तो वो कहता है अगर आपका बिल जो है वो 300, 500 या ग्रेटर देन 5 बनता है, अगर आप यहाँ तक नोट करें, यहाँ तक इसमें इफ, इसको आप ऑपोजिट भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है कि ये जिस वे में यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ग्रेटर देन 500 आप इस वे में लिखें। आप इसको सेकंड वे में भी लिख सकते थे, जैसे ऊपर हमारे पास मेंशन है कि इफ यूनिट वेक्टर यूनिट जो है कंज्यूम लेस एंड इक्वल टू 300, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। उसने थोड़ा सा इसको ऑपोजिट प्रोग्राम को लिखा है। तो कुछ प्रोग्राम इस वे में आते हैं कि आप उसको जैसे मर्जी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्जीक्यूट होकर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उसने ऑपोजिट लिखा है कि अगर 500 से ग्रेटर है हमारे पास यूनिट, तो बिल जो है वो क्या आएगा, यूनिट मल्टीप्लाई 7। बट अगर 500 से ग्रेटर नहीं है तो हम चले जाएंगे इसी वे में रहते हुए एल्स कंडीशन पे। इफ एल्स
तो वो यूनिट्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 300 होंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस भी नहीं है तो जो भी बिल हमने यहाँ पे एंटर किया होगा वो देखें यहाँ पर सिर्फ उसने एल्स के साथ लिखा है। आप यहाँ पे इसको थर्ड वाली कंडीशन भी इफ एल्स के साथ लिख सकते थे, यहाँ पे एल्स इफ के साथ कि इफ दिस कंडीशन एल्स इफ। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो इफ दिस कंडीशन के बिल हमारा जो भी होगा वो यूनिट मल्टीप्लाई 2 के साथ आ जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे वे में भी मैं बाद में बताती हूँ। अब देखें ये सिर्फ एक ही कंडीशन है, यहाँ पे इफ एल्स वाली स्टेटमेंट है। यहाँ पहले तो पूरा स्ट्रक्चर आएगा, जो भी बिल कंज्यूम किया होगा हमने उसकी कंज्यूमिंग यूनिट्स हमने मेंशन किए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। अब कैलकुलेशन के बाद वो सेकंड वाली बात ये कहता है कि अगर जो भी आपका बिल बन रहा है उसके अंदर अगर हम 150 रुपीज जो लाइन रेंट है वो ऐड करें और वो 2000 से बढ़ जाए आपका बिल, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो चार्जेस सरचार्ज लगने हैं वो लगेंगे हमारे पास 5%। तो अब हमने इन कंडीशंस के साथ जो ये इफ एल्स की कंडीशन थी, इन कंडीशंस के हिसाब से जो भी बिल हमने मेंशन किया होगा वो ऊपर कंडीशन रह जाएंगे, उसके हिसाब से हमारा बिल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब हम चलेंगे नीचे वाली कंडीशन पे। ये देखिए यहाँ तक ये हो जाएगा एंड यहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन इनके अंदर देखें अगर आप इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब उसके बाद हमारा जो भी बिल आया उसके अंदर हमने ऐड किया है 150। अब इसके लिए नीचे डिफरेंट कंडीशन है। अब ये सिर्फ ये अगर आप ये वाला देखें तो ये सिर्फ इफ वाला स्ट्रक्चर है, ये इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर नहीं है। इफ अगर आपका एक जब कंडीशन होती है किसी भी वैल्यू के अंदर तो उसके लिए इफ एल्स वाली इफ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल दिया हुआ है वहाँ पे अगर आपका बिल जो है वो 2000 से ग्रेटर है तो बिल के ऊपर 5% सरचार्ज लगाएं, अदरवाइज उसको हम एज इट इज ही कॉर्ड के साथ टोटल बिल जो भी आपका होगा यहाँ पे मेंशन होगा। इस वक्त यहाँ पर जो एंटर किया हुआ है वो यूनिट जो कंज्यूम किए हैं वो 300 के हिसाब से है। तो 300 के हिसाब से हमारे पास यूनिट जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 300 की कंडीशन है, तो क्या लगेगा, मल्टीपल होगा ये यूनिट 2 के साथ। तो जब इसके अंदर 150 ऐड करेंगे तो ये कंडीशन के साथ 750 बन जाएगा, जब 600 प्लस 150 750 हो जाएगा। इफ वाली कंडीशन सिर्फ यहाँ पे चेक होगी, बिल 2000 से ग्रेटर नहीं होता इसकी कंडीशन नहीं आएगी, डायरेक्टली जो है वो ये टोटल बिल के साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आइए थोड़ी सी। मैम इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, मतलब उसकी खास समझ नहीं आई। यहाँ पे सीक्वेंस ऊपर नीचे आप ये मैं यही बता रही हूँ, यहाँ तक प्रोग्राम लिखते वक्त सीक्वेंस को आगे पीछे अगर आप लिख लो इस प्रोग्राम के रिलेटेड, हर प्रोग्राम के रिलेटेड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखें मैं इसको थोड़ा सा माइनस करती हूँ ताकि ऊपर वाली स्टेटमेंट भी आपको नजर आए और दोनों को आप कंपेयर कर सकें, और फिर मैं बताऊँ कि आप लोग इसको सेपरेटली कैसे लिख सकते हो। ये देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले वाली जो ये इफ वाली कंडीशन है, ये इफ ग्रेटर देन 500, मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ इफ यूनिट लेस एंड इक्वल टू 300 बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई 2। तो कोई इफेक्ट आएगा यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट किया कोई इफेक्ट बनेगा? अगर तो 300 वाला होगा हमारा ग्रेटर एंड लेस एंड इक्वल टू 300 होगा तो ये इफ वाली स्टेटमेंट इफ वाली कंडीशन और उसके साथ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हम सेकंड पे चले जाएंगे। और सेकंड वाली मैं ये नहीं दे रही कि यूनिट ग्रेटर देन 300, मैं ये पूरी दे रही हूँ यूनिट ग्रेटर देन 300 एंड लेस एंड इक्वल टू 500। मैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस को साथ साथ लिखूंगी कि अगर यूनिट ग्रेटर देन 300 है और लेस एंड इक्वल टू 500 है, देन ये हमारे पास यूनिट जो है वो बिल जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। ये भी कंडीशन नहीं है तो लास्ट वाली रह गई है। लास्ट वाली सिर्फ यही थी कि आपका जो बिल है वो ऑटोमेटिकली ही मल्टीपल आएगा हमारे पास, किससे आएगा कि अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है 500 से तो वो मल्टीपल 7 हो जाएगा। तो डायरेक्टली ही मैं यहाँ पे अब कंडीशन नहीं लिखूंगी क्योंकि ये दो कंडीशन मैंने ऊपर लिखनी है, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो एल्स वाली कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास ये कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि बिल अगर 300 से लेस या उसके इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर देन और 500 के बिटवीन भी नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली ही फिर बिल हमारा जो है वो 500 से ग्रेटर है। तो बिल इज इक्वल टू यूनिट जितने भी होंगे मल्टीपल 500 के साथ जो भी आंसर आएगा, यहाँ तक एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, इनमें से एक कंडीशन। उसके बाद ऐड करने को कहते हैं 150 ऐड करेंगे, 150 ऐड करके फिर उसको हम चेक करेंगे कि वो बिल जो है 2000 से ग्रेटर हो रहा है।
हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास जो है वो कंडीशन नेक्स्ट वाली जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, हम डायरेक्टली जो है वो लास्ट वाले कॉर्ड पे चले जाएंगे, फिर हमारा स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, टोटल बिल जो भी हमारा बिल बना होगा ऊपर वाली कंडीशंस के थ्रू सिर्फ वही आएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैम आगे एक एग्जांपल और करवाती हूँ। जी बोलें। मैम हम एल्स इफ के बाद दोबारा से इफ वाली स्टेटमेंट यूज कर सकते बिल्कुल कर हैं? सकते हैं। नहीं कर सकते ना मैम दोबारा? मैम इफ मतलब एल्स एल्स, इफ के बाद हमें, मैम बोलें। एल्स इफ हमने लिखा है उसके बाद कंडीशन लगाई है, उसके बाद मैम हमें दोबारा से एल्स को यूज करना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद हम इफ को यूज कर बिल्कुल सकते हैं? हाँ, दोबारा से एल्स वाली यूज करनी पड़ेगी, फिर हम इफ वाली यूज कर सकते हैं। एल्स वाली जहाँ पे खत्म हो जाएंगी फिर ये देखिए मैंने दोबारा से पिछला स्ट्रक्चर क्रिएट यहाँ पे किया, देखिए इफ ये कंडीशन है सबसे पहले तो आएगी ही इफ के साथ, ये नहीं है तो इफ एल्स इफ के साथ है, फिर एल्स इफ के साथ बहुत सारी जितनी भी आप देना चाह रहे हैं वो दे दें। इफ एल्स की जहाँ पे खत्म होगी तो लास्ट वाली जो है कि अगर ये सारी इफ एल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो एल्स लास्ट वाली तो फिर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा। जी मैम ठीक है। ठीक है, अब जो उसमें हमारा जो प्रोग्राम हमने अभी किया है उसके अंदर जो कंडीशन दी हुई है, अगर आपने यहाँ पे मैंने इसलिए कहा था इसकी तरह नोट कीजिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर सारा उसने डिफाइन किया है ये एक सेपरेट इफ के साथ किया है, और ये जो हमने मंडे वाले दिन टॉपिक किया था ये उससे रिलेटेड है कि इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज कन्वर्ट आवर प्रोग्राम ऑन द नेक्स्ट स्टेप एज ए लास्ट स्टेप, जो भी हमने यहाँ पे काउट के साथ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम। अब उससे नेक्स्ट पे है प्रोग्रामिंग 5.14, इसमें चॉइस है। अब चॉइस वाइज हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस एंड यूजर चॉइस। इनपुट जो है वो हमने रेडियस देना है, सिर्फ यहाँ पे रेडियस देना है, और सेकेंडली हमने यूजर को चॉइस देनी है। अब यूजर को चॉइस क्या देनी है, इट कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल इफ यूजर चॉइस एंटर 1 and it calculates circumference if the user enter 2 as a choice। प्रोग्राम अगर क्लियर हुआ है तो फिर मैं आगे इसको प्रोग्रामिंग को डिफाइन करूंगी। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ कहता है प्रोग्राम आपने इस वे में टाइप करना है कि हमने सिर्फ इनपुट के तौर पे रेडियस देना है, और सेकेंडली यूजर की चॉइस हमने देनी है। तो यूजर की चॉइस हमने क्या देनी है कि अगर वो एंटर करता है कीबोर्ड से 1 तो हमारे पास जो रन होके प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा वो सर्कल का एरिया आएगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप से 2 टाइप करते हैं, यूजर जो है वो 2 टाइप कर देता है, एंटर कर देता है 2, तो हमारे पास आएगा रिजल्ट सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस जो भी बनेगा जिस भी रेडियस के हिसाब से दिया होगा वो आएगा सर्कल का। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन और भी है 1 और 2 से हट के। सपोज प्रोग्राम आपको यही बना के दे दिया जाता है और कहा जाता है कि दोनों ये पॉइंट्स हैं, या तो 1 एंटर कर लें या 2 एंटर कर लें, तो ये ऐड होगा। अब आप में से कोई कहता है कि ना मैंने 1 एंटर करना है ना 2 करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं 3 4 5 कुछ और एंटर करूँ। ठीक है, तो लाइक जैसे कभी समटाइम स्टूडेंट्स को दे दिया जाए प्रोग्रामिंग तो कहते हैं नहीं 1 और 2 नहीं करना, थर्ड वाला। तो इसके अंदर हमने वो थर्ड वाला ऑप्शन भी देना है कि अगर हमने इन दोनों में से कंडीशन नहीं दी तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग एंटर जो हमने यूजर ने चॉइस किया वो गलत चॉइस किया, तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स के साथ डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग क्लियर हो गई है तो मैं इसको यहाँ पर करती हूँ। फ्लोटिंग एरिया रेडियस सर्कमफ्रेंस, फ्लोट के साथ नंबर दिया हमने यहाँ पे एरिया रेडियस और सर्कमफ्रेंस के साथ, क्योंकि हमने आगे फर्दर जो है वो रेडियस और सर्कमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं, कंडीशन और चॉइसेस देंगे। इंटीजर जो है वो हमने चॉइस में दिया है क्योंकि 1 और 2 दो ही नंबर इंटीजर्स के फॉर्म में देने हैं। हमने फ्लोटिंग दिया है क्योंकि एरिया जो है वो पॉइंट डेसिमल के साथ भी आ सकता है, इसलिए हमने एरिया और रेडियस के लिए इसको मेंशन किया। ठीक है, काउट एंटर रेडियस, एंटर रेडियस आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये एंटर रेडियस। अब जो भी आप आगे रेडियस एंटर करना चाह रहे हैं वो बाद का मैटर है, पहले हम प्रोग्रामिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सिन रेडियस, उसके बाद कॉर्ड, सेकंड वाला आएगा एंटर चॉइस, चॉइस जो हमने एंटर करनी है, एंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफ्रेंस। ये हमें स्क्रीन पे चाहिए कि हम 1 और 2 जो भी एंटर करेंगे वो उसके बाद वर्क जो है वो बाद में होगा। अब सिन चॉइस जो भी अब वो चॉइस करेगा, इफ अगर तो यूजर ने चॉइस किया इक्वल टू 1, अब चॉइस अगर इक्वल टू 1 की है तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी।
और इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि हमने एरिया आएगा, जो हम ऊपर भी बता चुके हैं कि अगर एंटर यूजर जो है वो 1 चॉइस करता है तो क्या आएगा, ये सर्कल का एरिया आएगा। सर्कल का एरिया यहाँ पे लिखा है रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, जो कि रेडियस का स्क्वायर होता है, और लैंग्वेज के अंदर स्क्वायर नहीं होता, और वो मल्टीपल में जितनी दफा भी वो पावर्स आ रही होती है मल्टीपल में लिखते हैं, इसलिए रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस और मल्टीप्लाई 3.14 जो कि पाई बन रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद इसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पे चाहिए, तो कॉर्ड एरिया, और आगे अगर आप इसको सेट प्रिसिशंस नहीं देना चाहते तो आप बेशक ना दें, लेकिन सम टाइम ये इनफाइनाइट नंबर्स के वे में आंसर आता है, तो इसलिए कुछ भी सेट प्रिसिशन दे दें, 2 3 4 5 कुछ भी दे दें, ठीक है। और आज के रिजल्ट जो भी आपका एरिया ऊपर से कैलकुलेट करके बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इफ वाली कंडीशन में तो ये है कि चॉइस अगर हमने 1 दी है तो ये एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग यूजर जो है वो इफ कंडीशन नहीं देना चाहता, यानी कि चॉइस 1 नहीं देना चाह रहा, वो देता है चॉइस 2, तो हमने वो देनी है किसके साथ, एल्स इफ के साथ। एल्स इफ वाली कंडीशन ये है कि चॉइस इज इक्वल टू 2, तो सर्कमफ्रेंस आएगा, उसका यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है, रिजल्ट जो स्क्रीन पे हमें चाहिए वो सर्कमफ्रेंस जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद देखें एल्स वाली कंडीशन है लास्ट पे कि ये दोनों कंडीशंस अगर आप में से कोई भी ये दोनों नहीं देना चाहता, यानी कि यूजर जो है वो चॉइस नहीं करता 1 और 2 की, तो आगे क्या आ जाएगा, और वैसे एंटर प्रेस कर देता है कि मैंने कोई भी 1 और 2 प्रेस नहीं करना, या 3 4 5 कुछ और प्रेस कर देता है, तो एल्स वाली कंडीशन है कि लास्ट पे जो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कॉर्ड इनवैलिड चॉइस, इन दोनों चॉइस में से कोई नहीं किया, तो हमें जो है वो लास्ट पे राइट पे रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है वो रेडियस 5 के साथ आई हुई है, रेडियस 5 है। उसके बाद रिजल्ट जो डिस्प्ले हुआ है स्क्रीन पे, यानी कि जो मैसेज डिस्प्ले हुआ है एंटर 1 फॉर एरिया एंड एंटर 2 फॉर सर्कमफ्रेंस, ये हमने यहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ये नहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो चॉइस, यहाँ पे चॉइस ली है 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेडियस, जो हमने यहाँ पे रेडियस लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, एरिया कैलकुलेट होगा, और एरिया ये कैलकुलेट होगा, बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो 5.15 प्रोग्रामिंग है, जो कि अकॉर्डिंग टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लास्ट प्रोग्रामिंग यहाँ पे दी हुई है। इसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी इफ द सैलरी इज, सैलरी जो है वो इनपुट के तौर पे हमने देनी है, अब आगे उसकी कंडीशन है, इफ द सैलरी इज 2000 और मोर, सैलरी 2000 20,000 20,000 सॉरी 20,000 और मोर, 20,000 या 20,000 से ज्यादा है, इन रिड्यूस 7% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी रिड्यूस हो जाएगी वो 7%। इफ द सैलरी इज 10,000 और मोर बट लेस देन 20,000, it reduce 1,000 to the salary. If the salary is less than 10,000, reduce nothing, कुछ भी उसमें से reduce नहीं होगा। It final display the net salary, उसकी net salary आ जाएगी जो भी वहाँ पर display होगी after simplification, जो भी उसके अंदर से skip किया होगा, 7% है या 10,000 के अंदर से 1,000 है या 10,000 से लेस है, तो उसके अंदर कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, वैलिडिटी आ जाएगी। इसको हमने एज ए प्रोग्रामिंग यहाँ पर मेंशन करना है, सारा ऊपर वाला वो एज इट इज है जो भी रिलेटेड टू डिक्शनरी हमने यहाँ पे मेंशन करना है। इंटीजर सैलरी फ्लोट नेट, नेट फ्लोट इसलिए दिया है क्योंकि परसेंटेज ऊपर आ रही है, हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है जो कि फ्लोटिंग नंबर्स में आता है, और पॉइंट डेसिमल को इंटीजर्स नहीं रीड करता, इसलिए फ्लोटिंग नंबर के साथ हमने देना है, इसलिए यहाँ पे फ्लोट के साथ नेट लिखा है, जो भी उसकी नेट सैलरी होगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। और एंटर सैलरी, सबसे पहले तो हम सैलरी एंटर करेंगे, अब आगे हम अपनी कंडीशन पे, अगर तो सैलरी कहता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 20,000 है, तो नेट सैलरी में से 7% जो है वो डिड्यूस होगा, तो नेट इज इक्वल टू सैलरी माइनस सैलरी मल्टीप्लाई 7%, और परसेंटेज के उसने ओवर में 100 लगाया, यहाँ पर 100.0 आना है, अकेला 100 नहीं आना, ठीक है। एल्स इफ, अगर तो सैलरी ये नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम चले जाएंगे एल्स इफ वाली स्टेटमेंट पे। सैलरी फिर क्या थी, ग्रेटर एंड इक्वल टू 10,000, सैलरी ग्रेटर एंड इक्वल टू 10,000 है, तो सैलरी ग्रेटर एंड इक्वल टू 10,000 की कंडीशन के साथ क्या आएगा कि उसमें से 1000 जो है वो माइनस करेंगे, नेट इज इक्वल टू सैलरी माइनस 1000। लास्ट वाली कंडीशन रहेगी एल्स वाली, अगर ये दोनों नहीं है, इफ वाली भी नहीं है, एल्स इफ वाली कंडीशन में है, तो एल्स वाली आएगी, नेट इज इक्वल टू जो भी सैलरी है, यानी कि वो 10,000 से लेस सैलरी है। चलिए यहाँ पे लेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों कंडीशन ऊपर ग्रेटर और बिटवीन वाली कंडीशन दे चुके हैं,
तो ऑटोमेटिकली सैलरी वैल्यू कंडीशन देंगे और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा व्हाट योर नेट सैलरी इज, जो भी नेट बने वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर किया सैलरी 15,000, तो 15,000 के लिए पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स इफ वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी और उसमें से 1000 जो है वो माइनस होगा और माइनस होके अब ये एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली हम लास्ट पे चले जाएंगे अपने रिजल्ट पे, क्योंकि हमारे पास जो नेट सैलरी इज नेट जो भी 15 पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और आज का लेक्चर इतना ही है। किसी को कुछ भी कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मेरे से पूछ लें, उसके बाद में मीटिंग एंड कर देती हूँ। यार आपने अटेंडेंस ले ली है? मेरे पास इस वक्त 30 पार्टिसिपेंट हैं। मैम मैंने ले ली थी पहले ही, 37 थे तब। चलें ठीक है। मैम ये बस यहीं तक पढ़ना है, इसी टॉपिक तक? आज इसी टॉपिक तक पढ़ना है, उसके बाद नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर जो है वो मैं आउटलाइन में देखूंगी। मैम आगे तो लूप स्टार्ट होने वाली है। लूप भी करनी है, सेटिंग्स भी करनी है। मैम मैम हम मैम पहली दफा पढ़ रहे हैं ये सब। आपने पहली और आखिरी दफा ही पढ़ना है, इसलिए अभी इसको पढ़ लें जितना भी तो पढ़ना मैम है। मैम इफ एल्स तक की काफी है मैम, ये यही समझ आ जाए मैम हमारे लिए काफी है। मैं आगे देखती हूँ, मेरा ख्याल है कि आपके कोर्स में आई थिंक सो ये ऑपरेटर्स नहीं है इंक्लूड, और ना ही नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर इंक्लूड है। मैं डिस्कस करती हूँ इवनिंग वाली मैम से भी, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाया है।